नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। और हमने अभी तक क्लास 10 मैथ का एक चैप्टर हमने कवर कर लिया है। आपका पहला चैप्टर था बहुपद। बहुपद का जो चैप्टर था वो हम क्या खत्म कर चुके हैं, मतलब ये पढ़ा चुके हैं। और हम आज क्या आपसे बात करने वाले हैं, हम आपसे आज बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 रैखिक समीकरण की, दो चर वाले रैखिक समीकरण की। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? हाँ, अगर बहुपद में किसी भी सवाल में आपको दिक्कत होगी तो आप उस वीडियो के नीचे कमेंट करके वो क्वेश्चन लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा हाँ आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। तो चैप्टर नंबर 3 आते हैं। चैप्टर नंबर 3 रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, हाँ भाई, बात आती है रैखिक समीकरण की। तो रैखिक समीकरण क्या होता है? तो मेरी बात सुनना, रैखिक समीकरण, यहां मैं लिखा रैखिक, यहां से कई बातें आप नोट कर। रैखिक का मतलब सबसे पहले होता है घात एक। घात एक घात हो उसे रैखिक, जैसे रैखिक बहुपद हमने बोला। तो जो जिस बहुपद में घात एक होती है, चर की घात एक होती है, उसे हम रैखिक बहुपद बोलते हैं, उसे हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। ऐसे यहाँ है रैखिक समीकरण, जिस समीकरण में चर की घात एक होगी वह क्या रैखिक समीकरण कहलाएगा। और रैखिक समीकरण में सिंपली चर की घात एक ही होती है। और उसमें कितने चर होते हैं? आगे उसमें कितने चर होते हैं? दो चर होते हैं, एक्स वाई, कुछ भी मान सकते हो डाटा, मतलब दो चर होते हैं, चाहे एक्स वाई मान लो, चाहे जेड एक्स मान लो, चाहे बीसीडी कुछ भी मान लो। ये बात आप नोट करिएगा। और ये किस फॉर्म में होता है? ये होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में होता है। ठीक, ये बात नोट करिएगा। और क्या होता है? ए बी डज नॉट इक्वल टू 0, ए बी डज नॉट इक्वल टू 0। ये बातें आप समझ गए। ये बातें आपको समझने के लिए थोड़ा सा एक इक्वेशन पे चलना होगा, एक इक्वेशन पे चलना होगा कि कैसे हमने कह दिया कि यहां पर ये 0 नहीं होगा। ठीक, ए और बी दोनों शून्य नहीं हो सकते, ये ध्यान देना, जबकि सी 0 हो सकता है। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखा x प्लस वाई बराबर -3, ये क्या लिखा कि यहाँ x 0 है? नहीं है ना, यहाँ x के आगे मल्टीप्लाई में 1 है, y के मल्टीप्लाई में 1 है, 3 तो ऐसे लिखा गया है। ऐसे ये हो गया 4x प्लस 2y बराबर 3। ये क्या है? एक रैखिक समीकरण है। देखो चर राशि के ये दो चर राशियां हो गई x और y, और ax प्लस by प्लस c, इससे ये मानो ये x हो गया, ये by हो गया, और इधर लाओगे तो ये c कहलाएगा आपका। ax by और c, तीन हमारे पास पद आ गए। तो जो रैखिक समीकरण होता है उसमें अधिकतम घात क्या होती है? एक होती है। अधिकतम क्या कहो आप? अधिकतम न्यूनतम दोनों क्या है? न्यूनतम तो 0 नहीं हो सकती, ये ध्यान देना, घात 0 नहीं होगी, घात एक होता है। इसलिए हमने बहुपद, ये हमने रैखिक समीकरण लिखा है x प्लस वाई बराबर -3, यहां भी लिखा। इसमें दो चर राशियां होती हैं और ये ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में होता है, और a और b डज नॉट इक्वल टू 0। आपके सामने ये इक्वेशन लिखा गया है। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई हैं तो रैखिक समीकरण आपके बाएं हाथ में खेले, आप इस चैप्टर को ऐसे चुटकियों में उड़ा दोगे, कुछ है नहीं इस चैप्टर में। और एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें a और b शून्य नहीं होते। और इसमें पता है आपको, अभी तक आपने इसके पिछले वाले चैप्टर में आप x के ही दो मान निकाल रहे थे, आप x के ही दो शून्य का आप निकाल रहे थे, x बराबर आप इसका आपका 1 और 2 वैल्यू निकलती थी। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ x का कुछ और वैल्यू आएगी और y का कुछ और वैल्यू। मान लो x का 2 आएगा तो इसका 1 आ जाएगा, मतलब x और y दो चर राशियों की वैल्यू यहाँ अलग अलग फाइंड होगी। ये बातें आप नोट करिएगा। और यहाँ से देखिएगा कि अगर x और y है तो दो चर राशियां हैं, तो दो चर राशियां आपको, दो चर राशियों की वैल्यू तो आपको निकालनी ही पड़ेगी। और एक बात ध्यान देना कि अगर इसमें से x और y अगर दो चर राशियां हैं तो आप इसका प्रतिस्थापन द्वारा भी इक्वेशन करके इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। हाँ, अगर ऐसा कुछ दिया गया है तो इसमें अगर एक के वैल्यू आपको पता है तो आप दूसरे की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हो। ये बात भी आपको आपके दिमाग में रखनी होगी। चलो, बाकी इस चैप्टर में कुछ खास नहीं है, कुछ खास मुझे नहीं दिख रहा है।
फिर भी अगर आपको दिखेगा तो आप नोट करिएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। हाँ, और एक बात नोट करिएगा, अभी हमने यहाँ लिखा x + y = 3, ये एक रेखा भी है। क्या है? एक रेखा भी है। कोई भी रैखिक समीकरण होगा, एक रेखा निरूपित करता है। रेखा मतलब समझिए इसी स्ट्रेट लाइन, एक रेखा निरूपित करता है। अगर आप ग्राफ पेपर पे आप बनाओगे तो यही इक्वेशन, यही रैखिक समीकरण आपका एक रेखा बन जाएगा। इस बात को भी आप नोट करिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें आपको अगर समझ में आई हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए आगे बढ़िएगा। चलो अब आपको दिखाते हैं कुछ ग्राफ पेपर, क्योंकि आपने इसमें जो रैखिक समीकरण होता है, हर एक रैखिक समीकरण आपका एक ग्राफ पे एक रेखा फाइन निरूपित करता है। जैसे मान लो ये हो गया, हम इसे x' मानते हैं, ये x हो गया, y हो गया, और ये क्या हो गया, y। इतनी बातें आपको समझ, ये आपका मूल बिंदु हो गया, और जिसे आप बोलते हो 0 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने इसे 9 नंबर हर तरफ बना लिए। इस एक लाइन का मतलब 1 हो गया, इसका मतलब 2 3 4 5। हमने जितनी लाइन खींची उस लाइन का एक का मतलब 1 1 ही है। चलो आगे देखते हैं। अगर आपसे कोई, मान लो ये कोई आपसे रेखा दी गई है, x + y = 2 दिया गया है। अब आपसे यहां पूछेगा भाई कि एक रेखा निरूपित कर रहा है, तो कैसे निरूपित कर रहा है? आइए आपको समझाते हैं। यहां अगर x बराबर क्या रखोगे, अगर x बराबर यहां 0 रखते हो तो क्या आएगा, y बराबर 2 आ जाएगा। x बराबर 0 तो y बराबर 2, ऐसे आपको निकालना है। यहां लिख दो, इससे बोलते हैं भुज और अगले को बोलते हैं कोटि। या यहां कर दो x कर दो, यहां y कर दो। आओ समझाते हैं। x की वैल्यू यहां 0 रखो, तो अगर पहला आप 3 बार निकाल लो बस। x की वैल्यू 0 तो y बराबर 2। बात समझ में आई? x की वैल्यू को 0 रखा तो y बराबर 2। आगे अगर हम x बराबर 2 रख देते हैं, यहां 2 रख दो, अब क्या आएगा, y बराबर 0 आ गया। x बराबर 1 रख दें, तो y बराबर 1 आ जाएगा। बात समझ गए? आइए इसे हम इस रेखा पर निरूपित करते हैं। देखो सबसे पहले x बराबर 0, तो हमें कहां जाना है, यहीं पर जाना है। ध्यान देना, ये बात ध्यान देना, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो निगेटिव। इस बात को नोट करिएगा। इस बात को, इसी इधर जा रहे थे क्या, ये पूरी पॉजिटिव होगी, यहाँ भी पूरी पॉजिटिव होगी, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव होगा। ध्यान देना, ये वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, ये वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा, ये वाई अक्ष की, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। इधर जाएंगे तो नेगेटिव। बात समझे? इधर जाएंगे, ये देखो निगेटिव में जा रहे हैं, नीचे जाएंगे नेगेटिव में जाएंगे, नीचे जाएंगे नेगेटिव, सामने जाएंगे तो पॉजिटिव। इधर पॉजिटिव दिशा होगी, इधर पॉजिटिव दिशा होगी, इधर भी पॉजिटिव दिशा होगी, और इधर नेगेटिव और नीचे भी नेगेटिव। ये नोट करिएगा। x बराबर 0 लिखा गया है, x बराबर 0 कहां होगा, यहीं पर होगा। y बराबर 2, ये y अक्ष है, और पॉजिटिव दिशा में क्या है, ऊपर, तो 2 कहां है, 1 और 2, यहां मिल गया, हमें मिल गया ना, 1 पॉइंट हमें मिल गया। इसे हम लिखते हैं 0 और कामा 2 लिख देते हैं। बात समझ में आई आपके? आगे अब कह रहा है x अक्ष पे 2, x अक्ष पे 2 का मतलब, x अक्ष पे 2 तो मतलब पॉजिटिव दिशा में इधर चलेंगे, 1 और 2, यहां मिल गया, आपको मिला ना, यहां मिल गया। और y अक्ष पे 0 मतलब 2 और 0 हो गया यहां। अब कह रहा है x अक्ष पे 1, तो यहां हो जाएगा, x अक्ष पे 1 इस पे हो जाएगा, और y अक्ष पे भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। बात समझ गए? ये एक रेखा इसे जा रही है, और एक रेखा, 2 रेखा हमारी जा रही है। देखो एक रेखा ये निकल गई, ये बात समझिए। इतने आपके बिंदु मिल रहे हैं, तो आपको बात समझ में आई?
और हो सके तो ये वाली रेखा को जरूरी नहीं, एक रेखा आपको मिल गई है तो वही काफी। हमने एक क्वेश्चन अपने मन से लिया था, नहीं तो आपको तीनों जो रेखाएं हैं ना एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हुई चलती। आगे आइए समझते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। आपको ये क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आना है, ये केवल आपके समझने के लिए, बाकी ये पेपर में आने वाला नहीं, क्योंकि पेपर में आपके ग्राफ नहीं देगा, ये बात नोट करिएगा। आओ आगे समझते हैं। मानते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे अपने, इसको समझिए। अगर आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो ग्राफ पेपर के खाने कटे रहते हैं, उसमें 1 इकाई 2 इकाई से खाने कटे रहते हैं, तो उस पर आप इस रेखा को बनाइएगा, एक्स और वाई का मान निकालिएगा, उसको आप बना लीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, फिर भी मैं आपको कराने का प्रयास कर रहा हूं। आइए प्रश्न 3.1, प्रश्नावली 3. प्रश्नावली 3.1 क्या कह रहा है? प्रश्नावली 3.1 में आपको सिंपली फाइंड करना है क्या? मैं क्वेश्चन आपका बना नहीं है, क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा, तो मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, उसके बाद आपको रैखिक समीकरण उसका बताना पड़ेगा। आइए देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर मैं भी लगा दे रहा हूं। कह रहा है आफताब, अब क्वेश्चन लग गया होगा। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आगे लिखा गया है मनोरंजक है, हाँ ठीक है मनोरंजक है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय मतलब आपको रैखिक समीकरण बनाना है, और गणितीय ग्राफीय मतलब आपको ग्राफ पे इसे निरूपित करना है। तो सबसे पहले हम बीजगणितीय फॉर्म में बना लेते हैं, उसके बाद ग्राफ पे निरूपित करेंगे। ग्राफ पे निरूपित करने का काम आपका है, मेरा काम है क्या करना, आपको बनाना किस पे, यहाँ रैखिक समीकरण में आपको बना के दे दूंगा, तो आप वहां से उस रैखिक समीकरण की सहायता से आप घर पे ग्राफ पेपर पे उसको बना लीजिएगा। चलो आइए देखते हैं क्वेश्चन। आपका अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, तो सबसे पहले दोनों की वर्तमान आयु तो हमें पता नहीं है, हम दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कर लेते हैं। लिखते हैं आफताब की वर्तमान आयु, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आफताब की वर्तमान x वर्ष, वह आफताब की वर्तमान आयु हम x वर्ष मान लेते हैं। आफताब की वर्तमान आयु हम x वर्ष मान लेते हैं। और अब बात कर रहा है उसकी पुत्री की आयु, बात कर रहा था मैं तुमसे, हाँ उसकी पुत्री, तो आफताब की पुत्री की आयु, आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु बराबर वाई वर्ष, बराबर वाई वर्ष। अब आगे बात करते हैं। अब इसमें 2 कंडीशन है, तो हम कंडीशन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। कंडीशन फर्स्ट क्या कह रहा है? 7 वर्ष पूर्व में तुमसे तुम्हारी आयु का 7 गुना था, तो 7 वर्ष पूर्व इनकी आयु क्या होगी, पहले ये देखते हैं। 7 वर्ष पूर्व आफताब कितना रहा होगा? 7 वर्ष पूर्व आफताब x-7 वर्ष का रहा होगा, ये बात समझ में आई। और 7 वर्ष पूर्व वो कितना रहा होगा, पुत्री उसकी कितनी रही होगी, y-7। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये x-7 यहां लिख लो, इक्वल टू y-7। मैं तुमसे 7 गुनी का आयु का, मतलब तुमसे 7 गुनी का रहा हूं, तुमसे 7 गुनी का ये था, अगर इधर हम 7 से मल्टीप्लाई करा दे दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये बात समझ में आई। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ये 7 गुनी आयु का था, हमने इधर मल्टीप्लाई करा दिया, अब क्या हो गया, ये बराबर हो गया। आइए देखते हैं, थोड़ा कम दिख रहा होगा इधर। y-7 मल्टीप्लाई कराते हैं, x-7 हो गया बराबर 7y-49, इधर आएगा x-7y बराबर -49 धन 7,
-49 बराबर आएगा 42। x माइनस 7y बराबर -42। आपका पहला इक्वेशन तो ये बन गया, पहला इक्वेशन ये बन गया, x माइनस 7y बराबर -42। आइए दूसरा देखते हैं। अब दूसरे में क्या कह रहा है, एक तो बन गया इसमें 7 वर्ष पूर्व बोला था, अब उसने बोला है अब से 3 वर्ष बाद, कंडीशन नंबर सेकेंड, कंडीशन सेकेंड के 7 वर्ष 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब, 3 वर्ष बाद आफ्ताब क्या रहा होगा, 3 वर्ष बाद आफ्ताब क्या रहा होगा ये ध्यान देते हैं। 3 वर्ष बाद आफ्ताब रहा होगा x+3 का, और 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री क्या रही होगी, y+3 की, ये y+3 की होगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, 3 वर्ष 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा मैं, तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ये इनसे 3 गुनी आयु के रह जाएंगे। आइए तो ये हो जाएगा x+3 बराबर 3 × y+। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। बात समझ गए ना। आइए इसको सॉल्व करते हैं। x+3 बराबर 3y+9, तो x - 3y बराबर 9 से इधर 3 इधर जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। आपका एक इक्वेशन ये बन गया। ये बात नोट करिएगा कि अगर नहीं समझ में आ रहा आपको, थोड़ा समझने का प्रयास करिए, 1-2 बार क्वेश्चन लगाइएगा तब आप समझ जाएंगे इसको कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मैं तुमसे 3 गुनी आयु का मैं रह जाऊंगा, इसका मतलब मैं अभी ज्यादा हूं, अब तुम्हारे मल्टीप्लाई करा दूंगा तब क्या बराबर ही जाएगा। बात समझ गए। और भाई अगर इसके पप्पा मल्टीप्लाई कराओगे, आफ्ताब में मल्टीप्लाई कराओगे, पुत्रियां ज्यादा नहीं हो जाएगी, ये पप्पा वैसे ज्यादा नहीं हो जाएंगे, पुत्रियां और छोट हो जाएगी। हमें क्या करना, दोनों को बराबर लेके चलना है, और बराबर लेके चलने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। तो आपके सामने 2 इक्वेशन है, अब यहाँ से क्या करोगे आप, मैंने एक बीजगणितीय फॉर्म में आपको बना दिया है, बीजगणितीय फॉर्म में आपको बना दिया है। अब यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा क्या, ग्राफ पे निरूपित करना पड़ेगा। तो आप एक ग्राफ पेपर आपका 2-3 रुपए का आ जाता है, उस पे आप यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल के उसको पुट करिएगा। यहाँ पहले x ऐसा रखिएगा हमारी तरह, जैसे हम यहाँ रखते हैं ऐसे रखिएगा, यहाँ लिखना x और यहाँ लिखना y, ऐसे कर देना। केवल 3 वैल्यू निकालना, x बराबर यहाँ 0 रख देना तो कितना आएगा, x बराबर 0 कितना आएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। x बराबर 7 रखोगे, 7 रखोगे क्या आएगा, 7 रखने पर क्या आएगा, 63 में आएगा 7 और 9 आ जाएगा। ये बात समझ गए, 9 आ जाएगा। ये तो काम हो गया इसका। अब यहाँ भी रख लेते हैं, x बराबर यहाँ 0 रख लो, 2 लाइन ऐसे दिखाना कि 2 पॉइंट x का 2 वैल्यू रखना, आपका आंसर लग जाएगा। बात समझ गए। यहाँ भी ऐसे कर लेना, ये भी आपका क्वेश्चन लग जाएगा। चलिए अब बात समझ में आई। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे रिपीट कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें रुपए 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो कैसे इसका बीजगणितीय रूप बनेगा, आइए थोड़ा सा इसमें हम विचार करते हैं। क्रिकेट टीम के कोच ने 3 बल्ले 6 गेंदें 39 रुपए में खरीदी। तो हम क्या मान रहे हैं, एक बल्ले का मूल्य क्या है, 100 रुपए है, और एक गेंद का मूल्य वही रुपए है। माना एक बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपए, एक गेंद का मूल्य बराबर वही रुपए। भाई एक बल्ले का मूल्य 100 रुपए, एक गेंद का मूल्य 100 रुपए। कितना बल्ला खरीदा है उसने खरीदा है 3 बल्ला, तो 3 बल्ले का 100 रुपए प्लस कितना गेंद लिया है उसने, 6 गेंद लिए, एक गेंद का y रुपए, 6 गेंद का 6 y रुपए, बराबर कितना रुपए खर्च किया उन्होंने। तो और देखते हैं अगला इक्वेशन। पहला इक्वेशन आपका बन गया है, ये फर्स्ट कंडीशन थी। अब जो सेकंड कंडीशन आपसे बोल रहा है वो ये बोल रहा है, सेकंड कंडीशन इसकी, वो कह रहा है दोबारा कि उसी प्रकार की 3 गेंदें और एक बल्ला
1300 रुपए में खरीदा। उसी प्रकार के 3 गेंदें और एक बल्ला 1300 रुपए में खरीदा। आइए हम आप अगला देखते हैं क्या बनने वाला है। एक तो हो गया, उसी प्रकार की एक बल्ला और उसने एक और बल्ला, एक बल्ले का मूल्य 100 रुपए प्लस कितना खरीदा, उसके बाद 3 गेंदें और खरीदी तो 3x 3y बराबर, आपके सामने दो इक्वेशन नजर आ रहे होंगे, दो रैखिक समीकरण आपके सामने, दो रैखिक समीकरण आपके सामने, दो रैखिक समीकरण हैं, दो रैखिक समीकरण आपके सामने नजर आ रहे हैं। इन दोनों रैखिक समीकरणों का आपको अब ग्राफ की सहायता से इसको एक लाइन के रूप में दिखाना है। हमने क्या बताया, जो प्रत्येक रैखिक समीकरण होता है, जो प्रत्येक रैखिक समीकरण होता है एक रेखा निरूपित करता है, एक रेखा निरूपित करता है। प्रत्येक रैखिक समीकरण एक रेखा निरूपित करेगा। इसका मतलब इसको ग्राफ पे बनाओगे तो एक रेखा आपको मिलनी चाहिए। चलो ये क्वेश्चन हो गया। अब आपको इसको ग्राफ पे बना के रेखा निरूपित करवाना पड़ेगा। इतना चीजें हम यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर नहीं बता सकते आपको, विदाउट ग्राफ आपके समझ में भी नहीं आएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमारे, क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 2 केजी सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीज गणितीय रूप में निरूपित कीजिए। आओ देखते हैं। तो जैसे पुराना क्वेश्चन था, जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन था, वैसे ये भी है, हमें बार एक एक करके मानना पड़ेगा। आइए देखते हैं। तो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य पहले माना 1 केजी सेब का मूल्य बराबर 100 रुपए। 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, 2 केजी सेब है, 2 केजी सेब, 1 केजी सेब का 100 रुपए, 2 केजी सेब का 2x रुपए प्लस उसके बाद 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपए। कितना रुपए दे रहा है, 300 रुपए खर्च कर रहा है। इक्वेशन नंबर 1 बन गया। 300 रुपए, सॉरी 160 रुपए खर्च कर रहा है, 160। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका ये बन गया। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या बनने वाला है, सेकंड कंडीशन दी गई आपकी कि 4 केजी सेब और 2 केजी, 1 केजी सेब का 100 रुपए, 4 केजी का 4x रुपए प्लस 2 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर का y, तो 2 केजी अंगूर का 2y बराबर 300 रुपए। टोटल मूल्य 300 रुपए। अब देखो यहां से आपको 2 कॉमन दिख रहा होगा, 2 कॉमन, 2 से डिवाइड कर दे, पूरे इक्वेशन को 2 से भाग देने पर यहां लिख दें, 2 से भाग देने पर जब आप पूरे इक्वेशन को 2 से भाग दोगे आपको क्या मिलने वाला है, हो जाएगा 2x प्लस y बराबर आएगा 150। इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन आपको मिल गए हैं, दोनों बीजगणितीय फॉर्म में मिल गए हैं। अब आप इनका यूज करके ग्राफ पे बना लीजिएगा, ऐसे करके आप बना सकते हो। तो घर पे आप ट्राई करिएगा विद ग्राफ के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न 3.2 के।